जो मैंने आपको 6 ए बताए थे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब डॉक्टर के द्वारा डॉक्टरी करने के दौरान कुछ ऐसे काम जो उसको शोभा नहीं देती। इनफेमस कंडक्ट, जैसे शराब पी के पेशेंट देखना, एडल्ट्री, एडिक्शन देना अपने मरीजों को या अपने कस्टमर को, एसोसिएटेड विद अनक्वालिफाइड पर्सन, कोई भी है ना झोला छाप को अपना वो दे दिया, क्या बोलते हैं, डिग्री, और वो प्रैक्टिस कर रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कल मैंने एडवर्टीजमेंट वगैरह ये कल मैंने बताया था। मैंने कल कंसेंट बताई थी और भी एथिक्स वगैरह बताई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मेडिकल नेग्लिजेंस। इस पे मैंने आपको कल बताया भी था कि एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन ये दो चीज होती है। कल मैंने समझाई थी, मैं आज बता रहा हूँ है क्या। एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन, मतलब कोई चीज ओमिट कर दिया मतलब भूल गए गलती से। वो क्या हो सकता है, जैसे डॉक्टर को कुछ करना चाहिए था इस पर्टिकुलर केस में, और डॉक्टर से वो गलती से वो चीज छूट गई। फॉर एग्जाम्पल, लूज मोशन का मरीज आया, आपने उसको नॉर्फ्लॉक्सासिन दे दी, ओआरएस दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट डिहाइड्रेशन देख के लग रहा था कि यार इसको तो अभी तत्काल नॉर्मल सलाइन की, ग्लूकोज की बॉटल की जरूरत है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जरूरत है, बट डॉक्टर ने वो नहीं किया। तो ये एक्ट ऑफ ओमिशन है। समथिंग इज सपोज टू डू बट नॉट टू डू, यानी कि डॉक्टर को करना चाहिए था, डॉक्टर ने नहीं किया। डॉक्टर को फ्लूइड चढ़ाना चाहिए था, डॉक्टर ने फ्लूइड नहीं चढ़ाया। एक्ट ऑफ ओमिशन, एक गलती ये हो सकती है डॉक्टर की। और दूसरा, डॉक्टर इज नॉट सपोज टू डू, बट वो गया, यानी डॉक्टर को ये चीज नहीं करना थी यार। अबे क्या इतना बड़ा डॉक्टर, ये तो करना ही नहीं चाहिए था उसको, और वो डॉक्टर ने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, भरे पेट की सर्जरी कर दी, बिना एनीमा लगाए सर्जरी कर दी, डायबिटिक व्यक्ति को ग्लूकोज की बॉटल चला दी, प्रेग्नेंट लेडी को लेरी को लगा दिया। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। सो दिस इज एक्ट ऑफ कमीशन, यानी डॉक्टर को ये नहीं करना था, डॉक्टर ने किया। तो एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन, डॉक्टर को करना चाहिए था, नहीं किया, एक्ट ऑफ ओमिशन। डॉक्टर को डिहाइड्रेशन के मरीज को फ्लूइड रिप्लेस करना चाहिए था, नहीं किया, एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ कमीशन, डॉक्टर को ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर दिया, एक्ट ऑफ कमीशन। डॉक्टर को प्रेग्नेंट लेडी को लेरी को नहीं लगाना चाहिए था, डॉक्टर को डायबिटिक व्यक्ति को शुगर की बोतल नहीं चढ़ाना चाहिए थी, कर दिया, दैट इज एक्ट ऑफ। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। हालांकि हर बार डॉक्टर की गलती हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरी साइंस है भैया, कोई मजाक नहीं है। हम हमेशा जान बचाने के लिए ही सब करते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती, ओवर वर्क की वजह से भी, या थोड़ा सा भैया कई बार अपन वो पहलू पे सोच भी नहीं पाते, होता है, क्या हो गया। तो लेकिन लेकिन हर बार ये कहना कि यार मेडिकल साइंस है यार, अब क्या मैं ये भी ध्यान रखूंगा और क्या, ऐसा भी नहीं होता। अब कोई महिला 8 महीने 9 महीने की प्रेग्नेंट है, अब तुम ये भी नहीं देख पा रहे हो यदि कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, और तुम उसको लेरी को लगा रहे हो, तो फिर कब समझो कि प्रेग्नेंट है। आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो 40 साल के व्यक्ति को, और तुम उससे ये नहीं पूछ रहे हो कि डायबिटीज है कि नहीं है। कोई छोट मोट सर्जरी कर रहे हो, टाके लगा रहे हो, कोई इंसिजन दे रहे हो, और शुगर नहीं पूछ रहे हो, बीपी नहीं ले रहे हो, क्या है ये। तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां तो मतलब माफ हो ही नहीं सकती, बट कुछ छोटी छोटी चीजें भी ऐसी होती है जिसको माफ नहीं किया जाता। इसको बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। इसी को बोलते हैं माल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस की जा रही है। प्रैक्टिशनर अच्छा नहीं है, डॉक्टर अच्छा नहीं है। देखो, डॉक्टर इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप लोगों की जो आदत है ना कि आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, ये आदत बीए बीकॉम में होती तो बहुत अच्छा थी, बीएससी बीए बीकॉम,
बट मेडिकल साइंस ऐसा है बेटा कि पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, सेकंड ईयर की पैथो, एफएमटी, माइक्रो पैरासाइटोलॉजी, थर्ड ईयर की सर्जरी, गाइनी ऑप्स, फोर्थ ईयर में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सीएम, रिपर्टरी, मटेरिया ऑर्गेनल, सभी सालों की आपको याद रखना पड़ेगी, तभी व्यवस्थित प्रैक्टिशनर बन पाओगे। ये तो बोले यार हमको क्या करना है एनाटॉमी से, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो डॉक्टरी बहुत खतरनाक चीज है ना। यदि जीपी करना होगा तो अच्छी बात है कि यार कोई भी मरीज आया, डायनापर लगा रहे हो, डेक्सामेथासोन लगा रहे हो, जेंटामाइसिन लगा रहे हो। एलोपैथिक प्रैक्टिस बहुत इजी है, बट होम्योपैथी पसीने आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो मेडिकल नेग्लिजेंस कवर दोज डिफेक्ट इन प्रोफेशन बाय अ डॉक्टर। मतलब मेडिकल नेग्लिजेंस वो चीजों को बोलते हैं जो डॉक्टर करता है क्या, वेयर द स्टैंडर्ड मेडिकल केयर गिवन टू अ पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। तो डॉक्टर के द्वारा किया गया ऐसा काम जिसमें वो अपने मरीज को एक स्टैंडर्ड मेडिकल केयर नहीं दे पा रहा। हम आउट ऑफ द रीजन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भैया यार आपके मरीज के आपको ये हाथ पांव दबाना चाहिए थे, आपको पानी पिलाना था, आपको अपने हाथ से खाना खिलाना था, ऐसा हम नहीं बोलते। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेडिकल केयर तो दो। बुखार आ रहा है, एंटीबायोटिक ड्रग्स तो दो। दर्द हो रहा है, एनाल्जेसिक तो दो। इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीबायोटिक तो दो। ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या। आगे बढ़ते। इट इज ऑल्सो ट्रू, हालांकि ये भी सत्य है, that not all all that not all cases with negligent allegation allegation मतलब आरोप। ये बात भी सही है कि सभी केसेस जो है वो उसमें आप नेग्लिजेंस का आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल साइंस है। मैंने ये सोचा, तुमने नहीं सोचा, या तुमने ऐसा सोच लिया, मैंने इस चीज पे बात नहीं करी, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हर केस को नेग्लिजेंस में नहीं डाल सकते। ठीक है, चलो। तो however every patient will have legal right to expect a satisfactory standard medical care from a doctor। हर हर मरीज का एक कानूनी अधिकार है कि अपना वो अपने डॉक्टर से एक स्टैंडर्ड मेडिकल केयर एक्सपेक्ट करे, है ना। हालांकि गारंटी नहीं मिलती, ठीक है, बट यस उसकी तो कानूनन वो हक है। ठीक है, आगे बढ़ते। So medical negligence defined as a want of reasonable degree of care and skills or willful negligence on the part of medical practitioner in treating a patient leading to injury or suffering or death। तो डॉक्टर की गलती की वजह से कोई व्यक्ति को इंजुरी हो गई, कोई सफरिंग हो गई, बीमारी हो गई, या डेथ हो गई, या बीमारी ठीक नहीं हुई और मृत्यु हो गई, तो ये सब नेग्लिजेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, सुनो पहले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग टू डू समथिंग विच वन इज सपोज टू डू। मतलब वो उसको डॉक्टर को ये करना चाहिए था, उसने नहीं किया, एक्ट ऑफ ओमिशन। फिर पढ़ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। फेलिंग टू डू समथिंग, फेल रहा डू समथिंग कुछ करने में, विच वन इज सपोज टू डू, जो डॉक्टर को करना ही चाहिए था। जैसे डिहाइड्रेशन के मरीज को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना ही चाहिए था, नहीं किया, दैट इज एक्ट ऑफ ओमिशन। या डूइंग समथिंग विच इज नॉट सपोज टू डू, या कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, एक्ट ऑफ कमीशन। एक्ट ऑफ कमीशन, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लगाना चाहिए मलेरियल ड्रग, लगा दिया। प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करना चाहिए, कर दिया। डायबिटिक व्यक्ति को ग्लूकोज की बोतल नहीं चढ़ाना चाहिए, चढ़ा दी, दैट इज एक्ट ऑफ कमीशन। आया समझ में आप। चलो, तो एक चीज है ये। हालांकि अब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ जो अलग से 5 नंबर में आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस स्पॉलोकिटर। रेस स्पॉलोकिटर ये एक आई थिंक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इट लिटरली मीन्स द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। चीजें खुद बयां कर रही है। ये तो अपन बोलते ना, अरे तेरा चेहरा बता रहा है, देखो बहुत बुरा लग गया है, अरे तेरा चेहरा दिख रहा है, बोलते ना। तो चीजें बयां करती है कि भैया डॉक्टर की गलती है कि नहीं है। जैसे आप एक मूवी शायद आपने देखी होगी, करीना कपूर थी, अक्षय कुमार था, और अक्षय कुमार का ऑपरेशन करती करीना कपूर।
तो वो एक घड़ी या शायद मोबाइल अक्षय के पेट में रह जाता है। किसी ने देखी है मूवी? यस सर। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना? या तो मोबाइल या घड़ी ऐसी कुछ रह जाती है जो अंदर बजती है, अलार्म बजती है, कुछ ऐसा होता है, मुझे याद आ रहा है। तो ये भयंकर गलती है करीना की डॉक्टर के रूप में कि तुमने सर्जरी करी, तुम्हारी घड़ी छोड़ दी अंदर, या मोबाइल छोड़ दिया, या इंस्ट्रूमेंट स्लिप कर दिया। काटनी या आर्टरी थी, काट या आर्टरी थी। राइट किडनी का ऑपरेशन करना था, लेफ्ट कर मारा। अपेंडेक्टोमी करनी थी, गॉल ग्लास ब्लैडर रिमूव कर दिया। राम का ऑपरेशन करना था, श्याम कर मारा। तो दिस इज अ, ये यूं नहीं बोला और डॉक्टर और जज साहब मेरी गलती नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं होता। अरे भाई, तेरे को राम और श्याम में अंतर ही नहीं मालूम? तेरे को अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर में अंतर नहीं मालूम? तेरे को मिजेंट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरी में अंतर नहीं मालूम? काहे का डॉक्टर है तू? है ना? तू अपनी घड़ी भूल गया, तू अपना ग्लव्स भूल गया, कॉटन भूल गया, कैंची भूल गया अंदर। देखेंगे नहीं बहुत सारे एक्सरे होते, कोई क्या किसी के एक्सरे में कैंची निकल जाती है अंदर दिखती है, कहीं क्या निकल जाती, क्या है ये? तो दिस इज, ये चीजें खुद बयां कर रही कि डॉक्टर की गलती है। इसे बोलते हैं रेस स्पॉलोकिटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस स्पॉलोकिटर अप्लाइड इन सिचुएशन वेयर द इंजुरी कुड नॉट हैव हैपन बट फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर। ये चीजें नहीं हो सकती थी, इम्पॉसिबल है। ये हुई है मतलब डॉक्टर की था है कि यार नेग्लिजेंस है ही है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। गिवन बिलो सर्टेन एग्जाम्पल वेयर द डॉक्टर कैन बी शूट, मतलब डॉक्टर की बिल्कुल गलती है। एग्जाम्पल पहला, फॉरेन बॉडी लेफ्ट इनसाइड द बॉडी केविटी आफ्टर ऑपरेशन। सर्जरी कर दी, चाकू छुरी अंदर ही रह गए, घड़ी अंदर रह गई, ग्लव्स अंदर रह गए, कॉटन स्वेब अंदर रह गए, टाके लगाने वाला सुई धागा अंदर रह गया। क्या है ये? जबरदस्त गलती है। ठीक है? पता है आपको, जब ऑपरेशन करते ना, जो ओटी टेक्नीशियन होता है ना, वो हर एक इंस्ट्रूमेंट गिनता है पहले, कॉटन सेफ गिनता है पहले, और जैसे ही ऑपरेशन हुआ सारे आइटम वो वापस गिनेगा। चाकू छुरी 28 आइटम थे, कॉटन स्वेब 25 थे, पूरे के पूरे वापस गिनेगा, फिर बोलेगा सर पूरे हैं, अब वापस पैक कर दो पेट वेट जो भी है। ये होता है ना? ऐसा नहीं कि हो यार कितने थे याद नहीं आ रहे, चल चल। क्योंकि जब सर्जरी चलती है ना, पल्ले नहीं पड़ते, या हम समझ नहीं सकते, वो सर्जन ही समझ सकते। दूसरा, क्लिपिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सर्जरी। अरे मेरे को छींक आ गई यार, एओटा कट गया। अब एओटा कट गया, मजाक है क्या? एओटा कट जाएगा तो आदमी तो निपट ही जाएगा। अरे यार वो अपेंडिक्स और आर्टरी काटना थी, इलियोकोलिक आर्टरी कट गई यार, वो चड़ैली में था यार मैं। तो सर्जन हो तुम, चड़ैली ऐसी थोड़ी नहीं होती है। दिस इज थिंग। ये चीजें खुद बयां कर दे कि तुम्हारी बहुत गलती। आगे बोलते हैं, इंजुरी ऑफ बॉडी आउटसाइड द फील्ड ऑफ ऑपरेशन। भैया किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं, लंग्स पंक्चर हो गया, क्या है ये? किडनी का ऑपरेशन होना चाहिए था, प्रोस्टेट इंजुरी हो गई, क्या है ये? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना था, तुमने लेफ्ट लोब पंक्चर कर दिया। स्टमक का ऑपरेशन करना था, तुमने पेनक्रियास पंक्चर कर दिया। तो ये तो भयंकर गलती है ना? क्योंकि इतना तो टेलर वेलर भी ध्यान रखते कि यार इधर उधर इतना नहीं हो जाए। ये तुम तो सर्जन हो, मिलीमीटर मायने रखते हैं। तो अब सुनो, ये तो माशाअल्लाह, ऑपरेशन ऑन रॉन्ग ऑर्गन, रॉन्ग साइड इन रॉन्ग पेशेंट। अपेंडिक्स निकालना थी, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, रॉन्ग ऑर्गन। रॉन्ग साइड, राइट किडनी का ऑपरेशन था, लेफ्ट किडनी कर मारा, रॉन्ग साइड, रॉन्ग पेशेंट। राम की सर्जरी थी, श्याम की कर मारी, रॉन्ग पेशेंट। अब इसमें तो बहुत गलती है। टू टाइट प्लास्टर कास्ट रिजल्टिंग गैंग्रीन। इतना खतरनाक। और अच्छा देखो, बहुत बढ़िया हड्डी जुड़ जाएगी, और अच्छा बनाता बांध देता हूँ। दे बांध दिया, इतना टाइट बांध दिया कि गैंग्रीन ही जो भी है। ये भी गलती है। गिविंग मेडिसिन इन ओवरडोज। मेरे पास बार बार फोन आ रहे हैं, अरे सर वो आपने जो दवाई दी नींद नहीं आई, क्या करूं? मैंने कहा यार चल 2 गोली ले ले। फिर फोन आया, सर नींद नहीं आई, मैं भी नींद में था, 4 ले ले। 4 में भी सर थोड़ी थोड़ी चाहिए नहीं है, 8 एक ले ले यार, चल रख फोन रख। 8 गोली दे दी, वो निपट ही गया।
तो लोग मेरे माथे पड़ जाएंगे कि इसने, डॉक्टर ने 8 गोली प्रिस्क्राइब करी नींद की, आदमी मरेगा नहीं, क्या करेगा। तो मैंने ये बोला, गलत बोला। इंजेक्शन इन रॉन्ग साइड रॉन्ग रूट, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन था, इंट्रावीनस लगा दिया, है ना। सब डर्मल इंजेक्शन था, आईएम लगा दिया। क्या है ये? गलत है। आपने टिटेनस ऑक्साइड लगाया नहीं, सर्जरी कर मारी, है ना। हड्डियां जोड़ी, एक्सरे नहीं कराया, ठीक है। नीडल अंदर के अंदर ब्रेक हो गई, आपने इंजेक्शन लगाया तो। मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ए वाले को बी चढ़ा दिया, बी वाले को ए चढ़ा दिया। अब इससे बड़ी क्या गलतियां करोगे और? तो दिस इज रेस स्पॉलोकिटर, मेडिकल नेग्लिजेंस का ये हिस्सा है। मेडिकल नेग्लिजेंस 10 नंबर में आता, थोड़ा सा ये भी लिखना है, बट रेस स्पॉलोकिटर अलग से 5 नंबर में आता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। एक होती सिविल माल प्रैक्टिस। सिविल माल प्रैक्टिस मतलब कि ड्रेसिंग थोड़ी सी नहीं करी, या संडे को वो पेशेंट मुझसे चाह रहे थे संडे में आ जाऊं, बट मैं संडे क्लिनिक बंद रख दिया मैंने, या मैं 2 दिन मैंने सर्जरी कर दी, फिर शादी ब्याह में घूमने चले गया, फिर उसकी ड्रेसिंग मैंने किसी और से करवा दी। ये सिविल माल प्रैक्टिस होती है ना, पढ़ते हैं। सिविल माल प्रैक्टिस यूजुअली ऑफ इज बिफिट नेचर, इधर अ पेशेंट ब्रिंगिंग चार्जेस ऑफ नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस एलिगेशन अगेंस्ट द डॉक्टर और कंपनसेशन। तो भरपाई हर्जाना के लिए कि देखो डॉक्टर साहब ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, तो पैसे दे दो, खर्चा खानी उठा लो। ये मतलब बहुत चलता है, ये बहुत चलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंपनसेशन मांगते हैं लोग इसमें। एग्जाम्पल, फेलियर टू एक्सरसाइज प्रॉपर केयर, फेलियर टू डू इसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट। अरे यार डॉक्टर साहब, आपने तो टेस्ट का बोला ही नहीं, हमने कराया ही नहीं यार। अरे मेरे दिमाग से उतर गई यार। नहीं सर, अब आपने अब नहीं कराया सर, तो अब यार देखो आपके चक्कर में हमारा मरीज मर गया। दैट इज प्रॉमिसिंग 100% क्योर। ये मैंने कल भी बताया था, और डॉक्टर फौजदार का मैंने एग्जांपल बताया था आपको। निपट जाओगे, किसी को बोलना मत कि मैं तेरे को गंजे, तेरे को 100% बाल उगा दूंगा, 100% मेरी दवाई से तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, कभी मत बोलो। ये पतंजलि में वो जब तक इम्यून बूस्टर बोल रहा था बाबा रामदेव, सब कुछ ठीक था। जहां उसने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये कोरोना का 100% इलाज है, यहाँ गलती हो गई। वो बोलता कि 99.999% भी मरीज इससे ठीक हो रहे हैं। अभी देखा कि डेटा वेटा का देखा कि नहीं? इट किल्स 99.999% बैक्टीरिया और वायरस। 100% कभी मत बोलो। आप बोलो कि यार देखो आपकी समस्या का हम मैक्सिमम समाधान कर देंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी समस्या लगभग पूरी ठीक हो सकती है। इट मे बी, मैं बोलूं मैं करूंगा सही, ये गलत, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग अनदर प्रैक्टिशनर, ये हम होम्योपैथ के अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक कीड़ा है हमारे दिमाग में, हमारे हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे ही होम्योपैथ बनेंगे, हम एक दूसरे की बुराई करते हैं। अरे वो गुप्ता गुप्ता डॉक्टर, कहाँ फंस गए हो, वहां उसको आता है क्या? मैं
आ गया। ठीक है, तो परसेंट किसी को क्योर प्रॉमिस मत करिए, अपने कलीग्स को क्रिटिसाइज मत करिए कि वो डॉक्टर ऐसा, ये डॉक्टर ऐसा, तुम मेरे यहाँ जाओ। एंड फेलियर टू गिव प्रॉपर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन तक सब डॉक्टर फोन उठाते हैं, सब होता है, ये होता है। जहाँ सर्जरी हो गई कि डॉक्टर फोन उठाना बंद, है ना? समझ पा रहे हो? ये बहुत बड़ी समस्या है, हाँ है ना? ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको आपके मरीज यदि बना, ध्यान रखना, मरीज ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे इलाज ले गया, कम से कम 10 बार माता खाएगा। सर वो मैं लहसुन खा सकता हूँ? हाँ खा सकता। सर वो मैं प्याज, अगले दिन और फोन है, सर आज दाल वाफले बने हैं, वो प्याज खा लूँ? सर वो सैटरडे है, सर शराब पी सकते हैं इसके साथ? बहुत जमाने भर के फोन आते हैं, इसे हमको हैंडल करना, ठीक है? तो दीज आर द सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिविल माल प्रैक्टिस, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, अगला टॉपिक निकालिए, वो है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया, इसका एक और मतलब होता है मर्सी किलिंग, दया मृत्यु। अब ये क्या है? यूथेनेशिया मीन्स, मर्सी किलिंग मीन्स एक्टिव और पैसिव किसी की भी लाइफ को हम, है ना, स्टॉप कर दें। यानी कि कोई व्यक्ति या तो वॉलेंटरली मांगे कि भैया यार मेरा ऐसा ऐसा हो गया, ये है, मैं लकवाग्रस्त हूँ, मेरा धड़ नहीं काम कर रहा, मेरा ये नहीं काम कर रहा, मुझे मौत दे दो, ये वॉलेंट्री होती है। या फिर कोई व्यक्ति कोमा में है ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, अब उसे घर वाले बोल सकते हैं, ये इनवॉलेंट्री है, क्योंकि पेशेंट तो नहीं चाहता, उसको तो मालूम भी नहीं। लेकिन या फिर जैसे कोई मेंटली पागल हो गया है और वो उसकी जान से 10 लोगों की जान में खतरा है, या वो सिजोफ्रेनिया में चले गया, डिल्यूजन में आ गया, पागल हो गया, लोगों के मर्डर कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा नहीं चाहेगा कि उसको मारो, लेकिन उसको मारना पड़े। तो ये होता है इनवॉलेंट्री यूथनेशिया। यूथनेशिया मतलब कि दया मृत्यु। इस पे एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, आपने सुना होगा नाम जरूर, गुजारिश, या देखी भी होगी गुजारिश। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की मूवी है। ऋतिक रोशन इसके अंदर मैजिशियन होता है, वो थोड़ा हाइट पे जाता है और एकदम गिर जाता है, तो उसके स्पिनल कॉर्ड टूट जाता है, तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है। वो सारा उसका काम बेचारी ऐश्वर्या राय करती है, वो उसकी मेड होती है। तो वो केस चलता है, उसका यही केस रहता है कि यार मुझे, मेरे को मृत्यु दे दो, क्योंकि मैं किसी दूसरों की, लोगों की जीवन मतलब लाइफ पे बोझ हूँ, और मैं बिल्कुल जिंदा लाश हूँ, बेहतर है कि मेरे को मार डालो। ये उस मूवी में बताया गया था, है ना? अब बताता हूँ, ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव पैसिव। एक्टिव कैसे? कि कोई व्यक्ति है, पागल है, वॉट एवर जो भी है, तो उसको हमको ओपीएम वगैरह पेनलेस कोई जहर देना पड़ेगा, और वो इंजेक्ट करके उसको मारेंगे, तो ये एक्टिव यूथेनेशिया है, एक्टिव। और पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि भैया मान लो कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है ना, कोई लाइफ सेविंग ड्रग पे है, और अब उसका वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं दिया, या फिर उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया, और उसकी डेथ हो गई। अपन ने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक जान चली गई, अपन ने जो एडिशनल चीजें कर रखी थी उसको अपन ने फॉर अ वाइल हटा दिया। तो ये होता है पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव, पैसिव, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। हालांकि भारत देश में अभी तक यूथेनेशिया अलाउ नहीं हुआ था, अभी 4-6 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, और उसमें कुछ शर्तों पर कुछ चेंजेस करके यूथेनेशिया को परमिशन दी गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट 4-6 महीने पहले की बात है। आपकी बुक में यही लिखा है कि हमारे भारत देश में यूथेनेशिया अलाउ नहीं है, ठीक? तो यूथेनेशिया यानी मर्सी किलिंग। यूथेनेशिया डिफाइन एज अ पेनलेस किलिंग ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम incurable disease या senility और परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन विच कांट बी रिपेयर्ड और क्योर्ड। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो चुका है, किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है और वो अब रिपेयर भी नहीं हो सकता है,
या किसी को ऐसी बीमारी है कि अब वो बोझ है किसी के ऊपर, तो इसी कंडीशन में मर्सी किलिंग दी जाना चाहिए। भारत देश में अभी जस्ट चल रहा है, बाकी तो टाइप्स यूथनेशिया दो टाइप का होता है, एक्टिव यानी पॉजिटिव यूथनेशिया, इट इज एन एक्ट ऑफ कमीशन, मतलब हम कुछ करेंगे। डेथ इज इंड्यूस्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन, एग्जाम्पल बाय गिविंग अ लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग दैट हैस्टन डेथ, मतलब ऐसी कोई चीज हमने इंजेक्शन लगा दिया, मैं तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अफीम, ओपियम, नार्कोटिक ड्रग्स ज्यादा क्वांटिटी में दे दोगे तो उसको नींद आएगी और वो मर जाएगा, तो ये एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? पैसिव, इट इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन, डेथ इज इंड्यूस्ड बाय डिसकंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग मेजर, कोई लाइफ सपोर्टिंग ड्रग ले रहा था, कोई लाइफ सपोर्टिंग मेजरमेंट था लाइक वेंटिलेटर, वो हटाए और व्यक्ति ऑटोमेटिक मर गया, ये पैसिव यूथनेशिया। ठीक है, बेस्ड अपॉन द विल ऑफ पेशेंट, इच्छा के आधार पर, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, जो ऋतिक रोशन मांग रहा था वो वॉलेंट्री था और उस मूवी में भी नहीं दिया गया उसको यूथनेशिया, क्योंकि भारत में अलाउ नहीं है। तो वॉलेंट्री इट मींस यूथनेशिया इज इंड्यूस्ड एट द विल ऑफ इंडिविजुअल बाय हिज और हर रिक्वेस्ट, कि भैया मेरी बॉडी ऐसा है, ये वो है यार, मैं लकवाग्रस्त हूं, मुझे मार डालो, ये वॉलेंट्री। और दूसरा इनवॉलेंट्री, it means euthanasia induced in a person who are unable to express their wishes। ठीक है, these are the involuntary। क्लियर है? चलो, कॉमन मेथड क्या क्या होती है? नार्कोटिक ड्रग्स दिया जा सकता है सबसे अच्छा लीथल डोज में, और हमारे देश में अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या बोलता है? गॉड हैज मेड लाइफ एंड गॉड अलोन शुड टेक इट। तो भगवान ने, खुदा ने, ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया है, वही लेगा। तो फिर हम लोग जो हैं इंसान, फिर उसकी बुद्धि किस काम की, है ना? अब यदि कोई को लग रहा हो कि यार मैं पूजा पाठ करके, है ना, नमाज पढ़ के यदि मैं दिन भर कर लूंगा और मुझे हवन कर लूंगा, है ना, और मुझे यदि कोरोना नहीं होगा या मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, तो फिर तो हो गए बात। तो यहाँ पर भी यही लिखा है इसमें कि भगवान जीवन देता है, भगवान ले लेगा, आप कौन होते हो? तो फिर मर्सी किलिंग का कॉन्सेप्ट फिर आया किससे? और कोई व्यक्ति बेचारा जो 110 साल 50 साल से वेंटिलेटर पे, उसके परिवार का सब कुछ बिक गया, क्या उस व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखना चाहिए? कोई पागल है जिसकी वजह से लोगों की जान पे खतरा आ गया है, क्या उसको जिंदा रखना चाहिए? कोई ब्रेन डेथ है, कोई कोमा में है, किसी के दोनों हाथ पांव कट गए, बस धड़ है, क्या उसको जिंदा रखना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट, उरुग्वे, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ सब जगह परमिट है, इंडिया में अभी तक परमिट नहीं था, पिछले 4-5 महीने पहले से परमिट हो चुका। क्लियर है? ठीक, चलो, एक एक्ट है, मुझे ज्यादा डीप में जाना नहीं इसके बारे में, हालांकि वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा। ये एक्ट जो कंज्यूमर फोरम के बारे में बताता है, तो आप इसका गूगल पे सर्च कर लेना, कंज्यूमर फोरम क्या होता है ना। बट हमारे कंज्यूमर्स कौन है? हमारे मरीज हैं, तो उनके कुछ राइट्स हैं, आपको बताना चाहिए। हालांकि ठीक ठाक गलतियां करते रहोगे, छुटमुट कभी नहीं फंसोगे, बड़ी गलती करोगे तो निपट जाओ। जैसे किसी को बोल दिया कि 20,000 रुपये दे दो, मैं आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा, फंस जाऊंगे। लिखित में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक होता वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इन 1923, 1923 में एक एक्ट आया था, कर्मचारी, है ना, कंपनसेशन यानी कि भरपाई, एक एक्ट था जिसके अंदर ये एक्ट ये बताता है कि कोई व्यक्ति है जिसको मान लो कारखाने में कुछ चोट लग गई, हाथ कट गया, कोई पटाखा फैक्ट्री में कोई काम करता व्यक्ति है, उसको पटाखे के बारूद यानी फास्फोरस वगैरह की पॉइजनिंग हो गई, कंपनी इंडस्ट्री से कोई बीमारी हो गई, तो उसके तहत कंपनी के जो ऑनर है उसको उसकी भरपाई देना पड़ेगी। इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको पढ़ाना है। एक एक्ट मैंने अभी सीएम में ही पढ़ाया था, या फोर्थ ईयर में फिर आएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई है, या कर्मचारी बीमा। ये एक कानून है जिसमें जितने भी कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार के या फिर
केंद्र सरकार के या किसी कंपनी के, उसका कुछ इंश्योरेंस होता है, उसका कुछ मेडिक्लेम होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, या फिर वो कंपनी में जॉब काम करते करते उसकी मौत हो गई, तो उसी के किसी के घर वाले को उस कंपनी में जॉब मिलती है, ठीक है, पैसा मिलता है, नंबर ऑफ डिपेंडेंस इन ऑल। तो ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट एक्ट होता है। आई डोंट थिंक सो मुझे पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ज्यूरीज का एक हिस्सा खत्म हुआ, है ना, ज्यूरीज खत्म हुई, फॉरेंसिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बुधवार या गुरुवार को आपका ज्यूरीज का टेस्ट होगा, है ना। एक आधी कोई चीज बच्ची होगी वो अपन पढ़ेंगे कल वल से, फिर हम फॉरेंसिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरा थोड़ा गला भी खराब है, ठीक है, एग्जिट हो जाओ।